कहीं ना कहीं से एक अंदर से आवाज़ आती थी कि मतलब इसी चीज़ से अच्छा लग रहा है, इसी चीज़ से खुशी मिल रही है तो करते हैं, देखा जाएगा क्या है। तो मैंने तो रिस्क लिया है लाइफ में। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था क्योंकि ऐसे बचपन से कभी ऐसे सपने देखे नहीं थे कि वाइल्ड लाइफ में जाना है। तो मेरे लिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था ये। अब डर कैसा है? अब खत्म हुआ? डर है, ऐसा नहीं है कि डर खत्म हो गया। अब क्यों डर है? हम लोग कोर एरियाज में जाकर के सुबह 5 बजे हम वॉक करना स्टार्ट करते थे। हमारे पास केवल फॉरेस्ट वॉचर रहते थे जो अपना डंडा लेकर चलते थे। तो वही हमारी एक वो सेफ्टी के लिए रहते थे कि अगर जो एनिमल्स वगैरह, डर तो लगता था लेकिन वो एक जॉब थी कि यार सीखना है और करना पड़ेगा। हाँ, घर वाले तो मना ही किए थे कि देख लो बहुत खतरा है, क्यों करना है। लेकिन बाहर जो हम सोशल मीडिया पे दिखाते हैं वो तो बहुत ही मतलब ऐसा फैसिनेटिंग लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। पीछे क्या चल रहा है फील्ड पे वो हमें ही पता रहता है ये सारी चीज़ों को लेकर के। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो डर जाते हैं, लोग क्या कहेंगे टाइप से। कई बार घर वाले भी उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे यूथ के लिए आपको क्या कहना है? पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर जो आपको खुद पे भरोसा नहीं है, दुनिया आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगी। दर्शकों नमस्कार। शब्द सांची विंध्य में आज से हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। अब हमारी बारी। अब हमारी बारी का मतलब युवाओं से है, क्योंकि युवा अब हमारे देश के कर्णधार हैं। आज हमारे देश में लगभग 27% युवा हैं और हमारे जितने विचारक हुए हैं, चाहे वो चाणक्य रहे हों या विवेकानंद जी रहे हों या अभी अपन रिसेंटली बात करें तो अब्दुल कलाम आज़ाद साहब रहे हों, सब ने युवाओं को लेकर बड़ी सकारात्मक बातें करी हैं। कलाम साहब ने कहा कि युवा जो नया देश बनना चाह रहा है, जो भारत हम चाह रहे हैं कि 2047 में एक विकसित देश बन जाए, उसके अग्रदूत हैं। क्योंकि युवाओं के पास ही वो क्षमता है महत्वाकांक्षा की और मेहनत की जो क्षमता है, वो हमारे देश में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। विंध्य में, जैसा कि आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं कि हमारे यहाँ पे बहुत फर्टाइल ब्रेन है, बहुत अच्छा काम करने वाले युवा हैं हर फील्ड में। तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही युवा हमारे स्टूडियो में है, नाम है तृप्ति शुक्ला, जिनसे हम आज बातचीत करेंगे। इनसे बातचीत जब हम स्टूडियो पे आने के पहले कर रहे थे तो इन्होंने इतनी सारी बातें बताई कि वाकई मुझे अब भूल गया है कि क्या क्या ये करती हैं। लेकिन जो भी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और जो आज के युवा हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणादायक है। क्योंकि जो हम पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो सेट सी सोच रहती है हमारी कि हम ये नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, उससे अलग हटके तो हम ऐसे युवाओं को आपके पास, आपके साथ मिलवाते रहेंगे लगातार। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हम करते हैं उससे अलहदा, उससे अलग कुछ कर रहे हों। बहुत बहुत स्वागत है तृप्ति आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तृप्ति आपसे ये पूछेंगे कि आप करती क्या हैं? आपने बताया कि आप वाइल्ड लाइफ रिसर्चर हैं, उसके साथ भी आपने बहुत कुछ बताया, तो हमारे दर्शकों को बताइए जितना आपने मुझे बताया। सर मैं वाइल्ड लाइफ रिसर्चर हूँ, मैं आर्टिस्ट भी हूँ और फोटोग्राफी भी करती हूँ। और फोटोग्राफी मैं अपने शौक के लिए करती हूँ, ऐसा है। और मैंने अभी एक अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, वो है वनवासी आदिवासी। ये मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने इसको 2020 में ही स्टार्ट किया था, जब ये कोविड आया था उस टाइम पे मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, वनवासी आदिवासी। इसमें हम पुराने जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उसको रिवाइव कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, इंडिजिनस क्राफ्ट है, इंडिजिनस नॉलेज है जो ख़त्म होता जा रहा है, उसको हम वापस से रिवाइव कर रहे हैं नेचर कंजर्वेशन के लिए। इसमें हमारे साथ वुमेन्स काम करती हैं, तो वुमेन्स को हम लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि वो कैसे नेचर कंजर्वेशन में हेल्प कर सकती हैं। इसमें मतलब बस ऐसा नहीं है कि ये आदमियों बस का काम है कि हम बस रिसर्च ये सारी चीज़ें करें, लेकिन वुमेन्स कैसे काम कर सकती हैं, उनको लाइवलीहुड कैसे मिल सकता है, इस पर हम काम करते हैं। और साथ में बच्चों को भी हम ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं याद है कि जब मैं स्कूल में थी और कभी ऐसे नेचर कंजर्वेशन के ऊपर कभी कुछ मैंने पढ़ाई की थी या फिर उसके बारे में कभी कुछ ऐसे आर्ट वगैरह हमें सिखाया गया था इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो आपने बताया कि आपने बीएससी किया है और इनिशियली आप
वाइल्ड लाइफ रिसर्चर बनी या मतलब उसमें आपका इंटरेस्ट था, तो कैसे ये आपको लगा कि आपको वाइल्ड लाइफ रिसर्चर बनना चाहिए या नेचर के करीब जाना चाहिए? जब मैं बीएससी कर रही थी तब मैं इन्वायरमेंट वाली मैगजीन ऐसे मैं जाती थी बुक स्टोर वगैरह में, तो इन्वायरमेंट वाली मैगजीन्स वगैरह लेकर के आती थी। तो उससे एक तो मुझे पता लगा कि ऐसा भी कोई सब्जेक्ट होता है जिसमें हम पढ़ाई कर सकते हैं इन्वायरमेंट। तो मुझे जो स्टार्ट में जो लगा तो वो इन्वायरमेंट का ही लगा कि मुझे इन्वायरमेंट में पढ़ाई करनी है। जब मैंने टेरी यूनिवर्सिटी से जब मैंने एमएससी किया तो वहाँ पे इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट रहते हैं वो चीज़ें सीखा हम लोगों ने। जैसे आप वाटर में काम कर सकते हैं, आप पॉल्यूशन में काम कर सकते हैं, एयर में भी काम कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों में। और उसमें एक कंपोनेंट था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का। तो वाइल्ड लाइफ का तो हम लोग नेट जियो देखते हुए बड़े हुए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता था देख करके कि अरे इसमें एनिमल्स देखने को मिलेंगे, ये सारी चीज़ें। तो जब हमारा एक एक्सपोजर विजिट हुआ था, अगुम्बे रेन फॉरेस्ट है, ये है कर्नाटक में, तो वहाँ हम लोग को लेकर के गए थे। तो उसमें मुझे एक असाइनमेंट मिला था कॉलेज की साइड से कि मुझे बर्ड्स पे काम करना है। तो वहाँ के फॉरेस्ट में मैंने जब देखा कि कैसे रिसर्च करते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी रिसर्चर्स हैं जो किंग कोबरा को बचाने के लिए काम कर रहे हैं इन सारी चीज़ों में, तो वहाँ से एक इंटरेस्ट सा आया कि ऐसा भी कुछ जॉब होती है जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं, कंजर्वेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट आया था। फिर कैसे बढ़ी आप? आपने बताया कि आप ईस्ट में शायद अभी नॉर्थ ईस्ट में काम कर रही हूँ, लेकिन 2016 में मैं सबसे पहले जब मैंने काम किया था वो WII जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके थ्रू मैं पन्ना टाइगर रिजर्व में एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था मैंने। तब मैंने यहाँ पे टाइगर को कॉलरिंग वगैरह कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें सीखा था, लाइन ट्रांजैक्ट कैसे होते हैं। तो बेसिक जितने भी रिसर्च वाली जो चीज़ें हैं वो चीज़ मैंने यहाँ पे सीखी थी। एंड देन फिर उसके बाद मुझे पहले से ये तो नहीं पता था कि मुझे पर्टिकुलर किस एनिमल में या बर्ड पे काम करना था, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो कलीग्स थे वहाँ पे उन लोगों को पता था कि उन्हें बटरफ्लाई में रिसर्च करना है, किसी को बर्ड्स पे रिसर्च करना है। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, क्योंकि ऐसे बचपन से कभी ऐसे सपने देखे नहीं थे कि वाइल्ड लाइफ में जाना है। तो मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया और जैसे वो पानी के उसके साथ मैं गो विद द फ्लो गो विद द फ्लो वाला होता गया। तो जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मुझे असाइनमेंट कहीं ना कहीं से जो भी मिले, शॉर्ट टर्म के मिले, लॉन्ग टर्म के मिले, मैंने हर टाइप के लिए। तो मैंने इस 7 इयर्स का जो मेरा पीरियड था जॉब का, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों में काम किया। जैसे मैंने पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर्स पे काम किया, फिर उसके बाद मैं बर्ड्स पे काम करने के लिए देहरादून, हिमाचल, लेह लद्दाख, इन सारे हिमालयन रीजन पे मैं गई, वहाँ पे काम किया बर्ड्स पे। फिर उसके बाद वहाँ से मेरा इंटरेस्ट आया और फिर उसके बाद मैंने ट्रीज़ में भी काम किया कि ट्रीज़ असाइनमेंट के तौर पे एक मैंने ट्रीज़ वगैरह पे भी रिसर्च की। फिर उसके बाद मैंने फ्रेश वाटर क्रैब्स पे काम किया। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ प्लाईमाउथ यूके की एक प्रोजेक्ट था, फ्रेश वाटर क्रैब्स पे वेस्टर्न घाट पे था। तो मैंने ये जो गोवा से लेकर के कर्नाटक और ये जो पूरा केरल वाला रीजन रहता है वेस्टर्न घाट्स का, तो उसमें मैंने सर्वे किया था। और फिर उसके बाद क्रैब्स पे काम करने के बाद एंड फिर उसके बाद मुझे धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि मतलब मैं आर्टिस्ट भी हूँ, मैं आर्ट वगैरह करती रहती थी और जहाँ पे भी जाती थी तो वहाँ पे मैं देखती थी कि जहाँ पे जंगल है वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी भी पास में ही रहती है। तो रिसर्च का हमें टाइम मिलता था 3 दिन के लिए कि आप अपना रिसर्च करिए, जो भी है डेटा वगैरह कलेक्ट करिए। 1 दिन का टाइम मिलता था हमें ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए। तो वो जो एक्सप्लोर वाला टाइम मिलता था तो मैं वो ट्राइबल कम्युनिटी का जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, उनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनका घर में वो कैसे रहते हैं, कैसे करते हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैंने डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया वहाँ से। एंड वहाँ से धीरे धीरे मेरे पास ऐसे 6-7 साल में मेरे पास एक डेटा सा कलेक्ट हो गया कि मतलब मैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ का आर्ट एंड क्राफ्ट, कल्चर, इन सारी चीज़ों को भी डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, साथ साथ में ये वाइल्ड लाइफ। तो मैंने बहुत कम लोग हैं इस फील्ड पे जो जब मैं काम स्टार्ट किया था तब ऐसे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट एंड इन सारी चीज़ों में काम कर रहे थे।
सब लोग कोर रिसर्च पे थे कि हमें टाइगर को बचाना है, हमें बर्ड्स को बचाना है, बिल्कुल प्योर रिसर्च पे थे। तो मेरे लिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था ये कि मतलब कैसे मैं इन चीज़ों को कैसे कंबाइन करूं, क्योंकि एक में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था कि एक साइड क्रिएटिव माइंड था और एक साइड वो रिसर्च वाला कंजर्वेशन वाला माइंड था कि मतलब कैसे इन सारी चीज़ों को। तो जब मैं कोविड के टाइम पे अपना ये डेटा कंपाइल करना मैंने चालू किया, तब फिर मैंने अपना एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था और वो था, मुझे ये लगा कि क्यों ना इन दोनों ही चीज़ों को कंबाइन कर दिया जाए। तो मैंने आर्ट कल्चर हेरिटेज बेस्ड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इसे कर दिया। तो मैंने सारी ही चीज़ों को क्लब करके और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। अभी आप बता रही थी कि कुछ आप ट्राइबल्स के जो भूटान साइड से जो मुखौटे आया करते थे उस पर कुछ काम कर रही थी। हाँ, सो नॉर्थ ईस्ट में मेरा जो सबसे पहले एक असाइनमेंट जब मैंने स्टार्ट किया था, ये अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, तो क्रिएचर कंजर्व करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसमें मैंने आर्ट के लिए अपने लिए फंड्स के लिए स्कॉलरशिप मुझे मिली थी। तो उसमें मैंने आर्ट को लेकर के कैसे नेचर कंजर्वेशन कर सकते हैं, आर्ट एज अ टूल, मैं एज एन आर्टिस्ट कैसे नेचर को बचाऊं, आर्टिस्ट उसके पे आर्ट के थ्रू। तो फिर मैंने वहाँ पे शरदुकपेन ट्राइबल कम्युनिटी है अरुणाचल में, शेरगांव एक गांव है, तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है, शेरगांव उसे कहते हैं। तो वहाँ पे शरदुकपेन कम्युनिटी है। तो वहाँ पे जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैंने उनके ट्रेडिशनल जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें देख रही थी। तो मेरा जो नज़र पड़ी थी तो वो मास्क पे उनके पड़ी थी। मतलब काफ़ी फैसिनेटिंग लगा वो मुझे मास्क देख करके कि मतलब ये लोग जो मास्क पहन करके, उन्होंने मुझे बताया कि ये मास्क पहन करके डांस करते हैं। तो उनके 12 मास्क होते हैं। इस मास्क को मतलब बारदोछाम मास्क कहते हैं। तो बारदोछाम में ये लोग क्या करते हैं, 12 टाइप के एनिमल्स का, हर मंथ का एक अपना एक अलग एनिमल रहता है। तो मतलब आप जिस मंथ में पैदा होते हैं वो आपका वो होता है एक स्टार साइन, जैसे हमारा जोडियक साइन होता है उस तरीके से। तो उनके 12 मास्क थे। तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। फिर उसके बारे में धीरे धीरे और पता करने की कोशिश किया, कौन बनाता है, कैसे बनते हैं ये, क्योंकि सुंदर भी बहुत थे। इतने सुंदर मास्क मैंने कभी लाइफ में नहीं देखे थे कि वुडन मास्क भी ऐसे पहन के कोई डांस वगैरह करता है। तब जब मैं वहाँ पे पता करना चालू किया तो उन्होंने कहा कि जो बनाते थे वो आज बहुत साल पहले बना के और गुजर गए हैं, अब कोई नहीं बनाता है यहाँ पे। तो मैंने कहा तो ये आप लोग कहाँ से लेकर के आते हैं? तो मैं भूटान वगैरह में अभी भी, क्योंकि भूटान में भी वही बुद्धिज़्म वाला सारा रिलीजन है, तो कल्चर थोड़ा सा सिमिलर है, आर्ट एंड क्राफ्ट भी सिमिलर है। तो उन्होंने कहा कि हम तिब्बत, भूटान, इन सारी जगहों से भी लेके आते हैं, पहले से ही खरीद के रखे हुए हैं और हम अपनी मोनेस्ट्री में रख करके एंड देन फिर ये डांस वगैरह पे ऐसे वो करते हैं, परफॉर्मेंस वगैरह करते हैं। तो मैंने कहा कि अगर मतलब आप अलाउ करें तो क्यों ना इस क्राफ्ट को रिवाइव किया जाए। आपकी ही कम्युनिटी अगर जो बनाए, आगे चल करके सालों लेकर के जाए, वो फिर आगे आने वाली जनरेशन को सिखाए, तो कैसे। तो उन्हें आइडिया बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप फंड्स वगैरह देखिए, हम रेडी हैं, हम पार्टिसिपेंट तैयार कर लेंगे। तो काफ़ी ओवरवेलमिंग सा रिस्पॉन्स था। मतलब 10 आर्टिस्ट उस कम्युनिटी से तैयार हुए जिन्होंने कहा कि हमें भी मास्क बनाना सीखना है। तो एक मुझे नेबरिंग विलेज है मोरसिंग करके, तो वहाँ से मुझे एक आर्टिस्ट मिले थे जो मास्क पे अपने घर पे प्रैक्टिस करते थे। तो मतलब उस पूरे गांव में, जो नेबरिंग विलेज था, उस पूरे गांव में एक ही आर्टिस्ट था जो मास्क वो बनाता था अपने शौक के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो अपने पिताजी से सीखे थे और उनको काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा। तो उन्होंने सीख लिया देखते देखते ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 23 में। आज मतलब ये 3 साल हो गए। तो अभी 80% हम लोगों ने काम कर लिया है। 2-3 हमने वर्कशॉप्स कर ली हैं। और जहाँ पे उस गांव में एक भी आर्टिस्ट नहीं था, आज हमारे पास 10 आर्टिस्ट हैं जो वो अब मास्क बना करके दिखा सकते हैं आपको। और अब तो हम लोग उसको मार्केट में भी लाने का ट्राई कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल मार्केट वगैरह देख रहे हैं जहाँ पे ये अपने मास्क सेल कर सके।
तृप्ति जी, आपको भाषा की कभी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं आती? अरुणाचल में एक बहुत अच्छी बात है, वो लोग हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं। नहीं, अरुणाचल के अलावा भी आप कई गाँव में जाती हैं और ट्राइबल्स के साथ आपने बोला आपने काम किया, तो मेरे साथ कभी ना कभी जैसे लोकल वो रहते हैं तो वो थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो वो चीज़ें हमें ट्रांसलेट करके बता देते हैं। अच्छा, आपने मतलब आपने बताया कि 6-7 सालों से आप ये काम कर रही हैं। आपको क्या लगता है ट्राइबल्स जो हैं आज, जो बचे हुए हैं, वो कितने कहना चाहिए कि सुखी हैं? आप कह सकते हैं कि उनके एरिया में जो अतिक्रमण हो रहा है, मतलब जो बाहर के लोग जा रहे हैं, उनकी जो उनका जो बेस है, आप कैसे उनका जो हेरिटेज है वो बचा कितना है? आई थिंक जो नेचुरल हेरिटेज की मैं बात करूं, उनका जो हेरिटेज है वो नेचर ही है, क्योंकि वो इतने सालों से रहते हुए आ रहे हैं वहाँ पे। तो आज ट्राइबल कम्युनिटी की वजह से ही वो नेचर बचा हुआ है। तो मैं एक्चुअली और तो जगह मैंने इतनी डीपली रिसर्च नहीं की है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो अभी तक जंगल बचे हुए हैं तो वो वहीं के ही लोगों की वजह से बचे हुए हैं। तो मैं उतना ही बस कह सकती हूँ कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ ही है वहाँ पे जो अपना बचा के रखी हुई है, और वहाँ पे काफ़ी हेल्दी भी है, जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें। आप जब काम कर रही हैं इतने सालों से इस फील्ड में, तो कोई ऐसा वाकया है जो आपको अभी तक याद हो, आपको ऐसा लगा हो कि मतलब ये खतरा हो सकता था कभी, कि गांव में आप रह रही हैं या अकेले रह रही हैं या जंगल में रह रही हैं? नहीं, मुझे मतलब अभी तक तो मतलब टचवुड ऐसा कभी कोई भी चीज़ें नहीं हुआ है कि मुझे ऐसा लगा हो कि मतलब मुझे लोगों से खतरा है, कि ट्राइबल कम्युनिटी से खतरा है या एनिमल से खतरा है, ऐसे कभी भी नहीं लगा। इनफैक्ट जब मैं पन्ना टाइगर रिजर्व में काम कर रही थी तब मैं कोर रिसर्च वाले उस पे थी कि हम लोग कोर एरियाज़ में जा कर के सुबह 5 बजे हम वॉक करना स्टार्ट करते थे। हमारे पास केवल फॉरेस्ट वॉचर रहते थे जो अपना डंडा लेकर चलते थे। तो वही हमारी एक वो सेफ्टी के लिए रहते थे कि अगर जो एनिमल्स वगैरह, डर तो लगता था लेकिन वो एक जॉब थी कि यार सीखना है और करना पड़ेगा। हाँ, घर वाले तो मना ही किए थे कि देख लो बहुत खतरा है, क्यों करना है, लेकिन बस पूछने वाला था कि घर वालों ने मना नहीं किया आपको? घर वालों ने स्टार्टिंग में बहुत मना किया कि मतलब, लेकिन आधी चीजें बताते भी नहीं थे उस टाइम पे कि ये हो सकता है कि भालू आ सकता है, कि टाइगर आ सकता है, ऐसा कभी नहीं बताया। लेकिन हाँ, जो फॉरेस्ट वॉचर्स थे वो हमें मतलब वो बहुत ट्रेंड भी होते हैं, और वो हमें काफी कॉन्फिडेंस भी देते थे कि मतलब हम लोग इतनी कॉन्फ्लिक्ट वाली स्टोरीज सुनते थे उनसे कि मतलब वो उनके जो विलेजर्स हैं उनके ऊपर वो कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, टाइगर या फिर लेपर्ड, ये ह्यूमन को वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट वगैरह तो हम लोग सुनते थे। लेकिन कभी हम लोगों ने ये नहीं सुना कि मतलब फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्ट वॉचर पे कभी टाइगर या फिर उसने हमला किया, क्योंकि फॉरेस्ट वॉचर्स जो रहते हैं उनको पता रहता है कि बिहेवियर क्या है, भी हो जाते हैं उनसे, उनको देखते हैं वो रोज क्या है वो लोग। और विलेजर्स का क्या रहता है, वो देखते ही ना पत्थर मारने लगते हैं कि भाग जाए। तो वो अगर जो टाइगर या फिर कोई भी एनिमल अपने कब्स के साथ रहता है तो वो भी आपको अटैक करेगा, ऐसा रहता है। अच्छा, अपन बात करें आज कि आज जो आप जैसे नेचर के करीब रहती हैं, मान लीजिए आज जो एक पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, होम स्टे की। होम स्टे ज्यादातर गाँव में होते हैं, ट्राइबल्स तक भी पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंचे हैं तो पहुंचेंगे। आपको क्या लगता है ये जो उसकी नेचुरल हैबिटेट को बचाने के लिए वो ठीक है या उस पर खतरा है? कोई भी चीज मतलब अगर जो लिमिट में की जाए तो वो सही रहता है। अभी जो टूरिज्म है वो मतलब हम लोग जब प्रपोज करते हैं तो हम कहते हैं सस्टेनेबल टूरिज्म, मतलब एक लिमिट में किया जाए। लेकिन अभी का जो टूरिज्म है वो सस्टेनेबल नहीं है अगर जो देखा जाए तो पहले, अभी मैं अपना जो रिसर्च है उसके बारे में बताऊं तो एक बर्ड आती है, ब्लैक नेक क्रेन आती है सांगती वैली में। तो ये बर्ड जो आती है तिब्बत से आती है, जब वहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ने लगती है तो ये खाने के लिए, तो इसका एक स्टॉप अरुणाचल रहता है, यहाँ पे वो कुछ दिन तक रुकती है
खाती पीती है और फिर उसके बाद नेस्टिंग के लिए वो लद्दाख चली जाती है वो बर्ड। तो अरुणाचल ही एक जगह है जहाँ पे वो आती है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि पहले ये बर्ड काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में आती थी, भूटान वाया भूटान आती थी, तो भूटान में स्टॉप लिया, फिर अरुणाचल में स्टॉप लिया, तो रुक करके हाँ फिर सीधे लद्दाख जाते हैं और फिर वहाँ पे नेस्ट बना करके बच्चे जब उनके बड़े हो जाते हैं तब फिर वो वापस तिब्बत जाते हैं, ऐसा करते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि जो बर्ड आती है तो उसका जो ये वेटलैंड बर्ड्स रहती हैं, तो ये बड़ा जो ग्रासलैंड रहता है, जो पैडी फील्ड रहता है जहाँ पे कीचड़ वगैरह रहते हैं, तो यहाँ पे इनको एक तो इंसेक्ट्स मिलते हैं और जो बचे कुचे दाने वगैरह रहते हैं, जब फसल कट जाती है तो दाने वगैरह रहते हैं या फिर वो जड़ वगैरह में जो भी चीज़ें रहती हैं वो चीज़ खाने के लिए आते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि टूरिज़्म, एक कम्युनिटी को ऐसा लग रहा है कि टूरिज़्म ही एक चीज़ है जिससे हमें लाइवलीहुड मिल सकता है, तो उसके हैबिटेट पे वो बनाना चालू करना, होम स्टे वगैरह बनाना चालू करना, ये सारी चीज़ें। तो अभी जो हम लोग कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं तो हमारा ये है कि आपको एक अल्टरनेटिव लाइवलीहुड भी हम दे सकते हैं, क्राफ्ट के थ्रू हम दे सकते हैं, जिससे ये जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो, क्योंकि अभी बर्ड्स जो है तो वो कम होती जा रही है, नंबर्स अभी केवल एक पेयर आता है जिसको हम लोग बचाने के लिए काम करते हैं। मतलब जहाँ पे 70-80 नंबर्स आते थे अब केवल एक पेयर आ रहा है। क्लाइमेट चेंज तो है ही एक बहुत बड़ा रोल इसमें है जिसकी वजह से वो हो रहा है, लेकिन कम्युनिटी धीरे धीरे अपना जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है वो भी शिफ्ट करती जा रही है, क्योंकि उनको भी एक लाइवलीहुड चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम लोग यहाँ पे बैठ करके इसी रूम में और हम लोग कह दें कि आप ये चीज़ नहीं करो, इससे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ होनी, उन्हें भी लाइवलीहुड चाहिए। तो हम उनको एक अल्टरनेटिव लाइवलीहुड क्या दे सकते हैं हम लोग, आप होम स्टे बनाइए लेकिन आप उसके हैबिटेट पे होम स्टे नहीं बनाइए, क्योंकि अभी क्या हुआ है, रिसेंट जो एक इंसिडेंट हुआ है मार्च में, उसमें एक डॉग ने अटैक किया है बर्ड्स पे। अब वो बर्ड्स को इतना ज़्यादा इंजर्ट कर दिया है कि वो अब उड़ ही नहीं पाएगा, मतलब वापस ही नहीं जा पाएगा वो तिब्बत। अब वो पूरी तरीके से उसको कैप्टिविटी में ही हमें रखना पड़ेगा। तो जैसे ह्यूमंस बढ़ रहे हैं, फेरल डॉग्स भी हैं वहीं पे आसपास, वो छोड़ देते हैं तो वो भी बढ़ रहे हैं, जहाँ पे ह्यूमंस रहेंगे वहाँ पे डॉग्स वगैरह भी हैं। तो ये एक थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ के लिए है कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा, लेकिन हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें केवल वाइल्ड लाइफ बचाना है, हम लोग ये सॉल्यूशन देखते हैं कि मतलब कम्युनिटी भी खुश रहे और वाइल्ड लाइफ भी बची रहे। ऐसा नहीं हो कि हम कम्युनिटी को निकाल दिए और फिर कम्युनिटी का जो पुराना नॉलेज है चीज़ों का, हम उसी से वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। तो हम लोग उस चीज़ को वापस से रिवाइव करने का ट्राई कर रहे हैं, जिससे कम्युनिटी भी ऑफेंड नहीं हो इन सारी चीजों से। अच्छा, तो दोनों ही बैलेंस करके रहे, बैलेंस करके आपका मतलब है, कहने का मतलब है कि यदि हम होम स्टे या इस तरह की कुछ कमर्शियल एक्टिविटी करते भी हैं तो उसका एक प्रपोर्शन होना चाहिए कि मतलब कितने एरिया में करना है, कितने में नहीं करना है, और नेचुरल हैबिटेट से दूर होना चाहिए ऐसा। आप ये बताएं तृप्ति कि मान लीजिए आपने जब सोचा बीएससी करने के बाद, आपने बताया मैं दिल्ली गई, दिल्ली में आपने एनवायरनमेंट पे एमएससी किया, तो ये आपको सोच आपने तो अपने बता दिया। अब मान लीजिए कि कोई युवा ऐसा है जो ट्रेडिशनल कोर्सेज से हट के आपके जैसा कुछ करना चाह रहा है, उसको कैसे आगे बढ़ना चाहिए इस फील्ड में? इन्वायरमेंट के ऊपर तो आप एक तो एजुकेशन वगैरह भी, आज तो बहुत सारे कोर्सेज वगैरह भी हैं, वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी है, इन्वायरमेंट के ऊपर भी है, जिसमें आपको मतलब आप कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं। एंड इस फील्ड पे आपको मतलब धीरे धीरे पता चलेगा कि आपको वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है, कि आपको एयर में इंटरेस्ट है, या फिर इधर आपको वाटर में इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग वेटलैंड को बचाने के लिए भी काम कर रहे हैं, वेटलैंड के जो भी है, आपको मरीन में इंटरेस्ट है, तो इस तरीके के बहुत सारे कोर्सेज हैं जिससे आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। तो आपको एक तो एजुकेशन वगैरह से तो मिलेगा ही नॉलेज कि आपको वहाँ से, लेकिन जब आप फील्ड पे उतरते हैं ना,
तब आपको असली नॉलेज आपको मिलेगा। जो भी चीज़ें मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया, अभी तक चीज़ें सीखी, वो मुझे ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने एमएससी में सीखी थी, मुझे बेसिक मैंने चीज़ें सीखी थी, लेकिन फील्ड में एक्सपीरियंस करके मैंने बहुत सारी चीज़ें, मुझे नॉलेज मिली, कम्युनिटी से इंटरेक्ट करके मुझे चीज़ें, मैंने खुद का अपना डेटा इकट्ठा किया उसमें, उससे मुझे नॉलेज मिला। तो आप जितना एक्सप्लोर करेंगे ना, तो उतना ही आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज मिलेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो डर जाते हैं कुछ, मतलब लीक से हट के काम करने में। जनरली लोग रहता ना कि पता नहीं हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, लोग क्या कहेंगे टाइप से, कई बार घर वाले भी उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे यूथ के लिए आपको क्या कहना है? पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर जो आपको खुद पे भरोसा नहीं है, दुनिया आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगी। तो अच्छा। मैंने ये जो लाइन अपनी चूज की थी, तो मेरे तो दूर दूर तक ऐसा कोई था भी नहीं बताने वाला, जो ये कहे, मतलब फैमिली में भी कभी कोई था नहीं, दूर का रिश्तेदार भी नहीं मैं कहूँगी कि कोई ये बोला हो कि वो वाइल्ड लाइफ रिसर्चर है। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर पे फर्स्ट जो वाइल्ड लाइफ रिसर्चर। लेकिन मेरे साथ एक अच्छी चीज़ थी कि मेरे फादर मतलब सपोर्टिव थे इस बारे में, और कहीं ना कहीं डर सभी को लगता है, हर चीज में डर कहाँ पे भी नहीं है, हर चीज में आप रोड में निकलेंगे तो एक्सीडेंट होने का डर है, डर तो हर जगह है, ऐसा नहीं है। तो वो मुझे मेरी फर्स्ट जॉब के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व में छोड़ने के लिए गए थे, उन्होंने सारी चीजें चेक की थी क्या है। तो वो मुझे छोड़ने गए थे, तो उन्हें इन सारी चीज़ों में ऐसे कभी वो नहीं था, लेकिन हाँ अंदर से उनको भी डर लगता था कि मतलब सेफ है कि नहीं है, जंगल में जा रही है, एनिमल मारवार तो नहीं। हाँ, वो एक डर रहता है, पेरेंट्स वाला जो एक स्वाभाविक डर है वो तो वो रहता है। लेकिन वो आप कहीं पे भी चले जाइए, पेरेंट्स उतना डरते ही हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के कि हम लोग सेफ है कि नहीं। लेकिन 4-5 सालों में मतलब मुझे भी ऐसे बीच बीच में, ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा ही मैं कॉन्फिडेंस में रही हूँ, बीच बीच में ऐसे टाइम आते हैं कि मतलब आपको डाउट होता है कि सही कर रही हो कि नहीं कर रही हो, ये सारी चीज़ें ऐसे बहुत सारे मुझे हमेशा बीच बीच में आए हैं चीज़ें कि मुझे ऐसा लगा है कि अब इस फील्ड से हट के दूसरे फील्ड पे। लेकिन पता नहीं एक कहीं ना कहीं से एक अंदर से आवाज़ आती थी कि मतलब इसी चीज से अच्छा लग रहा है, इसी चीज से खुशी मिल रही है, तो करते हैं, देखा जाएगा क्या है। तो मैंने तो रिस्क लिया है लाइफ में, मैंने मतलब फाइनेंशियली भी रिस्क लिया इस फील्ड पे, और काफी टाइम लगा मतलब इस उस पे पहुंचने में कि मतलब अभी मैं अपने आप को अगर जो कहूँ कि सक्सेसफुल हूँ, कि मैंने अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बना ली और ये सारी चीज़ों को लेकर के, तो वो कहीं ना कहीं था एक अंदर से। अब डर कैसा है, अब खत्म हुआ? डर है, ऐसा नहीं है कि डर खत्म हो गया। क्यों डर है? ऐसा नहीं है कि हमेशा ही अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, अप डाउन लाइफ में चलते ही रहेंगे। बस ये है कि आपको खुद पे भरोसा रखना चाहिए, ये। लेकिन मैं शायद लकी भी ये थी कि मेरी फैमिली थोड़ा सपोर्टिव थी इस चीज़ के लिए, वो मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स भी हैं जो मतलब हमेशा इनकरेज करते थे कि मतलब तुम जैसा काम कर रही हो वैसे ही करना है। तो बाहर जो हम सोशल मीडिया पे दिखाते हैं वो तो बहुत ही मतलब ऐसा फैसिनेटिंग लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो सब लोग कहते थे कि हम भी हेल्प करेंगे, तुम जो भी कर रही हो हमें हेल्प, कुछ भी चाहिए हो मुझे बताओ, हम हेल्प करेंगे तुम्हारी ये सारी चीज़ों में। पीछे क्या चल रहा है फील्ड पे वो हमें ही पता रहता है ये सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन अब आगे क्या गोल है तृप्ति आपका? आगे यही है कि अभी तो मैं नॉर्थ ईस्ट में एक विलेज पे काम कर रही हूँ, एक कम्युनिटी। मुझे मतलब अभी बाकी जो ऐसे छोटे छोटे जो क्राफ्ट वगैरह हैं जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं, बहुत सारे लोग शायद ये जो मैं मास्क के बारे में काम कर रही हूँ नहीं जानते थे, अभी बहुत सारे लोग जानने लगे हैं। तो मैं ऐसे ही जो क्राफ्ट जो ख़त्म होते जा रहे हैं, जो आर्ट वगैरह हैं, और कम्युनिटी को कैसे लाइवलीहुड मिल सकता है, तो मुझे ऐसे और भी जगह पे ये थोड़ा सा एक्सपेंड करना है कि जहाँ पे हम लोग ऐसे मीनिंगफुल काम कर सकें। आपने कभी विंध्य को फोकस करके कुछ सोचा है काम करने के लिए? एक्चुअली मैंने थोड़ा सा ट्राई करने के लिए ट्राई किया है वैसे, और मेरे मतलब फ्यूचर इसमें गोल पे भी है कि मैं जहाँ से हूँ
वहाँ पे भी करना चाहिए, क्योंकि इस एरिया में भी बहुत ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं इस एरिया में। तो अगर जो मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं इस एरियाज पे काम कर पाऊँ, तो मैं डेफिनेटली करूँगी। तो तृप्ति, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और जो बच्चे, जो युवा ये इंटरव्यू सुनेंगे, ये पॉडकास्ट को सुनेंगे, देखेंगे, उनको भी निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ आपसे प्रेरणा मिलेगी। और वो जो एक डर रहता है ना यूथ में, जब वो पढ़ने के बाद अपनी लाइफ में कदम रखता है अर्निंग के हिसाब से या अपनी लाइफ को सेट करने के हिसाब से, तो वो जो डर है, मुझे लगता है कि आपकी बातें सुन के काफ़ी कम होगा लोगों का। होपफुली। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए, हमारे स्टूडियो आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थी तृप्ति। जैसा कि बातों से आपको लगा कि इन्होंने एक अलग लाइन चुनी अपने लिए, और जैसा बताया इन्होंने कि वो बीएससी करने के बाद जब दिल्ली गई, तब तक ये ब्लैंक थी, इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि उनको क्या करना है। पर जैसा इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि कई बार जो हमारे सामने आता है, जब हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो जो होता जाता है हम उसको करते जाते हैं और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और हमको एक न एक दिन अपना रास्ता मिल जाता है, फिर अंत में हमारी मंजिल भी हमको मिलती है। तो ऐसे फिर किसी युवा के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे, और हमें इजाज़त दें अब अगले कार्यक्रम तक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।